नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में आज कई मुद्दों पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सरकार ने भी विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब दिया, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा पेपर लीक को लेकर देखने को मिली, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। एक तरफ इस मामले की जांच विपक्ष सीबीआई से कराने की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सीबीआई से जांच की मांग को ठुकरा दिया। मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष के तेवर इस मसले पर पहले ही तल्ख थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पेपर लीक पर जमकर तकरार हुई। पेपर लीक मामले को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने इस मामले को लेकर शोर शराबा किया। प्रश्नकाल के दौरान ही महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने पेपर लीक पर सवाल किए, तो शिक्षा मंत्री ने भी कुंडू के सवालों के जवाब दिए। 7 अगस्त 2021 को हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए आयोजित करवाई गई परीक्षा का प्रश्न पत्र और आंसर शीट लीक होने के बाद उसे एसएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया। प्रदेश में प्रश्न पत्र लीक होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी इसके ऐसे करीब 28 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अब तक हरियाणा को पेपर लीक में नंबर 1 का खिताब मिल चुका है पूरे देश के अंदर। तो सिपाही भर्ती में पूछे गए बेतुके सवालों को लेकर भी देश भर में प्रदेश की एचएससी का मजाक बनाया गया। उसमें जिस प्रकार के सवालात रखे गए, आप सबने देखा होगा, उनका पुलिस उनसे अब कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं बनता था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी तथा ग्रुप डी श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। भर्ती लिखित तथा स्किल टेस्ट आधार पर मेरिट बनाकर की जाती है। समाज के नापाक तत्वों ने हमेशा परीक्षा प्रक्रिया को निशाना बनाया। पेपर लीक मामले में 7 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। कैथल में 2, फतेहाबाद हिसार में 1 मामला और करनाल में 3 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने को गिरफ्तार किया और इस मामले में पूरी जांच चल रही है। वर्ष 2011 में अब तक लिखित परीक्षा से संबंधित 30 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। 4 रद्द हो चुके हैं। 2 मामलों में अपराधी बरी गए। 10 मामलों में भी जांच चल रही है। 14 मामले कोर्ट में निर्णय के लिए पेंडिंग है। यह बयान की 28 बार पेपर लीक हुआ, यह गलत है। परीक्षा के दौरान नकल की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस जांच कर रही है। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कांग्रेस के विधायकों ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पेपर लीक को लेकर न सिर्फ सीबीआई की जांच सरकार से कराने की मांग की, बल्कि पेपर लीक को लेकर सरकार से कई सवाल पूछ डाले। खर्ची पट्टी की बात करते हैं। अब क्या है आज हालत में, ये देखो ना, आज क्या नौकरी लगनी 2 लाख, इतने लाख, पेपर लीक करवाना तो करोड़। अरे खर्ची पर्ची छोड़ो, अब तो लखी और करोड़ी तुमने पैदा कर दिए। लखी करोड़ी की जिसने पैसे दिए उसको पकड़ दिया। मैं देख रहा हूं रोज पेपर लीक हो गया, 7 आदमी पकड़े गए। आज वहां जम्मू में पकड़े गए। इंटरस्टेट मामला हो गया। तो और फिर सीबीआई इंक्वायरी करने में क्या ऐतराज है आपको? एकदम माननी चाहिए सीबीआई इंक्वायरी। जज के अंडर में पता लग जाएगा कि कौन क्या है। जड़ तक पहुंचो कलर्कों से, और एक बाकायदा ऐसी टीम बनाओ, लोगों में जाओ, भाई किसने पैसे दिए हैं, किसको दिए हैं, अपने अपने क्लेम वापिस लो उनसे। लुट गए लोग। मैं कितने लोगों का बता सकता हूं, किसी ने 7 लाख रुपए दे रखे, कोई 8 लाख रुपए दे रखे, पेपर कैंसिल हो गए। उनकी तरफ न्याय करो। उनकी न्याय जब ही होगा, सीबीआई की इंक्वायरी करो और बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में जाके एक कमेटी जाए, लोगों से एप्लीकेशन ले, किस किसने पैसे दिए, कहां तक है। जब तक जड़ पे पहुंचोगे, जब तक जड़ पे नहीं पहुंचोगे, इस बीमारी से नहीं होगा। जब आप कह रहे हो कोई कसूर नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी मान लो, खत्म हुई, हम संतुष्ट हो जाएंगे। जज के अंडर मान लो, पूरा प्रदेश संतुष्ट हो जाएगा, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे।
ये मेरी मांग है। वहीं पेपर लीक को लेकर विपक्ष पर सीएम ने कटाक्ष किए। सीएम ने पेपर लीक की बात मानते हुए कहा कि नकल पर हर हाल में लगाम लगाएंगे, लेकिन विपक्ष के सीबीआई जांच की मांग को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अगर पुलिस इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचेगी तो इसकी जांच हायर लेवल पर कराई जाएगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है उनके घर में आईना नहीं है। पेपर लीक हुआ, मैं मान रहा हूं पेपर लीक हुआ, मैं ये नहीं माना कि पेपर लीक नहीं हुआ। आप लोग तो मानते ही नहीं हो, आपके विषय को लेकर के लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। हमें तो अपने आप जब लगता गलत काम हो गया उसी समय पहला काम होता आखिर ये पेपर लीक हुआ। हम नकल को बिल्कुल होने नहीं देंगे और नकल के खिलाफ एक मुहिम जो हमने चलाई है, उस मुहिम में हमने तो अपनी 4 भर्तियां अपने आप रद्द की हैं। हमने अपने आप रद्द की हैं। आपकी भर्तियों के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क लगाया कोर्ट्स ने, और 3 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं। ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है, एक गिरोह है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा गिरोह है, एक दिन में नहीं बना। ये बहुत पहले से चल रहा है और बहुत से पहले से चल रहा, तो इन्होंने यानी मेरिट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखा था। हम जिसको भर्ती करेंगे, हमने 35 साल तक उससे जनता की सेवा करने की एक जिम्मेदारी उसकी जिम्मे लगाई है। इसके लिंक जम्मू तक जुड़ चुके हैं। प्रिंटिंग जहां हुई है वो स्थान भी हमें पता लग गया है। अल्टीमेटली कहां से लीक हुआ है वो जानकारी भी हमको लग गई है। और वो कैसे कैसे पेपर बिकने शुरू हुए। सबसे पहले तो पेन ड्राइव सिर्फ 5 लाख रुपए में बिकी, बाद में वो 20 लाख रुपए में बिकी, 1 करोड़ रुपए तक उसकी पहुंच गई कीमत। हम तो तगड़े से तगड़ा प्रावधान कर रहे हैं आज कि एक एक्ट ऐसा बनाया जाए, क्योंकि दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेंगी और एक डेटरेंट सजा ये भी देनी पड़ेगी। प्रिकॉशन तो ये कि ना हो, लेकिन सब चीजें सबके हाथ में नहीं होती। कहां से कौन का रास्ता निकालता है, उसके लिए सजा का भी प्रावधान करना पड़ेगा। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन तथ्य तक नहीं पहुंची और हमें इसको वहां कहीं कठिनाई आई, हमारी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो निश्चित रूप से इसकी इंक्वायरी किसी हायर लेवल पर कराई जाए। सीबीआई के जाने का मतलब यह है कि हम स्टाफ सिलेक्शन के काम को कम से कम 6 महीने, ज्यादा ज्यादा साल, 2 साल, 3 साल, कोई भरोसा नहीं होता, तब तक बंद कर देंगे। हमें भर्तियां भी करनी है। सीबीआई के हाथ में कोई चीज जाते ही पहला काम क्या होगा, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ताला लगा देंगे। होता ही है, सीबीआई सब चीजें बंद करती है और हम तो सारा रिकॉर्ड अपना सुरक्षित रखते हैं। उधर तीखी तकरार के बीच हरियाणा लोक परीक्षा विधेयक सदन में पास हो गया। इस कानून में गंभीर दंडात्मक उपबंधों का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उधर पहचान पत्र को लेकर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने डाटा सिक्योरिटी पर चिंता जताई, तो सीएम ने इन चिंताओं को दूर करते हुए कहा, डाटा चोरी करने वालों को सरकार दंडित भी करेगी और इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि कोई डाटा चोरी ना कर सके। मुझे समझ नहीं आता कि इतना सेंसिटिव डाटा, फोन का आपका आधार, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये सारा का सारा जो ये डाटा सिक्योरिटी जो है, ये प्रिवेसी जो सिटीजन की है वो खत्म कर देगा। ये सारा ये सरकार जो कलेक्ट कर रही है, क्या मंशा है इसकी, मुझे समझ नहीं आती। इसका मतलब ये है, ये जो बिल जो मैंने पढ़ा है इसके मुताबिक तो ये अनइवन प्लेइंग फील्ड बन गई है। ये दिस इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एनीवन। जो सरकार होएगी जिस उस समय की, वो इसको पूरी तरह से ये डाटा को अपने हक के लिए, अपने काम के लिए उसको मिसयूज कर पाएगी। राइट टू प्राइवेसी की बातें जो कही जा रही हैं, ये गरीब आदमी की समस्या नहीं है, ये अमीर आदमी की समस्या है, जिसके बारे में कि मेरा कहीं धन दौलत पता ना लग जाए, लोगों को मेरी कहीं बहुत बड़ी इनकम है पता ना लग जाए। हमको उधर जाना ही नहीं है, कोई नहीं, हमको उधर जाना ही नहीं है। जो सरकारी सर्विस को अवेल करना चाहता है, हम कई बार देखते हैं कि ये लाभ जो दे रहे हैं ये बाहर वाले आके ले गए, बाहर वाले लेके, उस समय हम ही सब कहते हैं कि हरियाणा के नागरिक को क्यों नहीं मिलती। जब हरियाणा का डोमिसाइल का कोई डॉक्यूमेंट तो हम रखेंगे अपने पास, हरियाणा के डोमिसाइल का रख करके जो चीजों का लाभ हम चाहते हैं अपनी स्टेट के नाते हम एक्सचेकर में से पैसा अपना खर्च करते हैं, साधन लगाते हैं, तो हम कम से कम ये तो इंश्योर करेंगे ना कि हरियाणा प्रदेश का जो नागरिक होगा वो पहले अधिकार उसका है।
वहीं सीएम ने विधानसभा की कार्रवाई के बाद पीसी करते हुए एक बार फिर साफ कर दिया कि लोगों का डाटा असुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल रोकने के लिए सरकार कानून लेकर आई है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। वहीं सीएम ने कहा भूमि अधिग्रहण बिल से विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही सीएम ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई है। कुल मिलाकर सदन के आखिरी दिन जहां विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन सत्र की अवधि कम होने की वजह से विपक्ष की नाराजगी भी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सतीश नंबरदार, महासचिव भाकियू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, आपका भी स्वागत है। सुमित गौड़, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सुमित गौड़ जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि जो मानसून सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई चली है उससे कांग्रेस कितनी संतुष्ट है? कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज हमने भी देखा विधानसभा का सत्र, आपने भी देखा, आपने सबसे पहले देखा होगा कैसे बीजेपी के विधायकों ने बदतमीजियां करी और कल के सदन में इस बीजेपी सरकार की शह पे पुलिस प्रशासन ने बदतमीजियां करी और आज सीना ठोकते हुए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार बीजेपी मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद स्वीकार किया कि यस, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ये हुआ है। उसके ऊपर जस्टिफिकेशन भी दे दी। पहले ऐसा होता था, अब ऐसे होता था। आप ये बताइए, आपको 7 साल हो गए, इस 7 साल के टेन्योर में कितनी बार, कितने विभागों के, 7 से ज्यादा तो मैं जानता हूं जो मेरी टिप्स पे हैं, जिनके पेपर लीक हुए, जिनकी परीक्षाएं स्थगित हुई। वो केवल परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई, उन छात्रों के जीवन के साथ तो दिक्कत क्या है? नकल विरोधी कानून सरकार तो लेके आई है, चाहते क्या थे आप लोग? उनके परिवार की उम्मीदों में पानी फिरा है, उनके प्रयासों में पानी फिरा है। अब आप ये देखिए, और आज मुद्दे और भी उठे थे ऑक्सीजन को लेके। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई डर नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा है कि हरियाणा में एक भी मौत ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी से नहीं हुई। मैं इस चीज पे कह देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री, आज से पहले मैं आपकी इज्जत करता था कुछ कारणों से, उम्र के लिहाज से, पद के लिहाज से, कार्यों के लिहाज से नहीं, पार्टी के लिहाज से नहीं। सर, शब्दों का मर्यादा रखें। लेकिन आज आपने बोलते हुए जरूर सोचे आप लोग क्या बोल रहे हैं। नहीं हुई हरियाणा में, हरियाणा में कई 100 मौतें हुई हैं। ठीक है सर, ठीक है। रमन मलिक जी से जवाब ले लेते हैं। अपने सीने पे सुमित जी बोलिए। ठीक है, रमन जी, सर जवाब दीजिए। ऐसा लगता है कि सदन की कार्रवाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। सुमित गौड़ की बातों से तो इतना ही लगता है। देखिए, कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप से संतुष्ट नहीं है। हम तो देख रहे हैं पंजाब में जो हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस का संगठन, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार आपस में लगातार टकरार। रमन जी, पंजाब में कहां पहुंच गए? अरे हरियाणा की बात कर रहे, फिर आप डाइवर्ट कर रहे हो। ये भाई मेरे नीरज जी मेरी बात सुनो कीजिए प्लीज। अरे नीरज जी मेरी बात सुनो। सर, आप लोग मुद्दे पे रहें तो बेहतर रहेगा। देखिए नीरज जी, आप सुमित नाम है कर रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं। सुमित गौड़ नाम है। अगर इस तरीके से चलोगे तो आप बात नहीं कर पाओगे। ये वही रमन मलिक है जो किसी को बोलने नहीं देता था, बड़ी शांति से बैठा है, सुन रहा है, आपका जवाब देने के लिए आतुर है। तो ये जरा ध्यान रखें
कि मैं भी आपकी बात सुन के उसको बड़े संजीदा तरीके से ठीक है सर, मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दा ये है जिसका अपने घर के अंदर गोबर गणेश हो, वो दूसरे को ये नहीं कह सकता कि तुम क्या कर रहे हो, पहले अपने घर को तो संभालिए। और जहां तक बात रही विषयों की, तो आज विषयों पे बात करिए ना साहब कि जी एक तो चलिए जिसने जेल जाना था चला गया नौकरियों के चक्कर में। आप ये बताइए जो आपके समय पे पर्चियां बढ़ती थी कि जी ये इस एमएलए का, ये उस मंत्री का, ये उस मंत्री का, वो काम तो आज हरियाणा में नहीं हो रहा। और ये सबको पता था एचसीएस कैसे कैसे हुए हैं, किस किस के रिश्तेदार एचसीएस बने। आज हरियाणा में, देश में, हरियाणा के अंदर देखिए बेरोजगारी का आदत देख लीजिए, आदत नहीं जाएगी, महंगाई देख लीजिए, आदत जाएगी। एक एक करके सुमित जी और अमन जी एक एक करके प्लीज, और भी गेस्ट हैं उन्हें भी हमें इन्वॉल्व करना है, तो आप लोग प्लीज जो समय है उसको किल मत कीजिए, अपनी बारे में बोलिए। बोल रहा हूं तो मैं चले जाता हूं सर जल्दी से बात रखिए सर। रमन जी, अगर आप एक एंकर होके इनको नहीं रोकते हैं तो फिर मैं सर क्या कर रहा हूं यहाँ? सर ऐसा नहीं होता है, हम किसी की आवाज नहीं दबा सकते, आप भी बोलते रहते हैं, आप कई प्रवक्ता बोलते रहते हैं, तो क्या आपकी आवाज नीचे कर दें, आपकी आवाज दबा दें? ऐसा नहीं कर सकते सर, हम उनको रोक सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां एक सार्थक बहस होती है और हम चाहते हैं कि आप सब गेस्ट एक एक करके बात रखें। बड़ी जिम्मेवारी होती है जी बिल्कुल, एक एक गेस्ट जो हमारे हैं सब हमारे लिए बहुत कीमती हैं और एक एक करके बात रखेंगे तो अच्छी भी रहेगी बात, कम से कम लोगों तक बात पहुंचेगी। बोलिए सर। तीसरी चीज बहुत बड़ा विषय जो बार बार आज पूरे सदन की कार्रवाई में दिखा कि आप पंजाब की बात ना भी करें कांग्रेस की, तो मैं हरियाणा कांग्रेस की आपको बात बता देता हूं कि जब स्पीकर साहब ने ये बोला कि सभी विधायकों को 3-3 मिनट बोलने को मिलेंगे तो हुड्डा साहब नाराज हो गए। वो हुड्डा साहब चाहते ही नहीं है कि और कोई कुछ बोले। तो ये सवाल जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सवाल आने सदन में, क्या ये गलत विषय है? और जहां तक बात आप एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, हमने 25 लोगों को पकड़ा है, पुलिस बराबर दबिश दे रही है, काम कर रही है और सारी तरफ हो रहा है। अगर उससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते तो फिर उससे ऊपर की एजेंसी से काम कराएंगे, यानी तब तक इंतजार करना होगा। सबसे पहले जो गुनहगार हैं और हमारी जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, उसको एक मिनट काम तो करने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ओंकार सिंह जी, जो ये मानसून सत्र के दौरान जो कार्यवाही चली है, एनएलओ तो अंदर नहीं है, बाहर से इसको किस तरह से एनएलओ देखती है, क्या लगा आपको? खालिद जी, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि विधानसभा एकमात्र मंच विधानसभा नहीं है जहाँ जनता की समस्या उठाई जाए। इस वक्त जनता की समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, खाद्यान्न योजना। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने बढ़िया से इन मुद्दों को नहीं उठाया? क्या ओंकार सिंह जी आपको लगता है कि इन मुद्दों को कांग्रेस उठाने में विफल रही? खालिद जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। खालिद जी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू, और इनका मैच ऑलरेडी फिक्स होता है। जब भी मॉनसून सत्र हो, जब भी विधानसभा का सत्र होता है, इनका पहले ही डिसाइडेड होता है कि हमने ये करना है, इन्होंने ये करना है। जब ये ऐसा करेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। ये मैच फिक्स है इनका, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। आज पेपर लीक मामले में मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी कहते कि सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं है, और जो उन्होंने तर्क दिया, बड़ा अजीब सा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई की जांच कराएंगे तो सीबीआई कमीशन के उस पे कागजों पे ताला लगा देगी, ऑफिस में ताला लगा देगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सीबीआई की जांच एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इन्वॉल्वमेंट होगी, मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लिंक है इसके, जब एक राज्य के लिंक दूसरे राज्य से लिंक हो जाते हैं तो सीबीआई की जांच में हमारे को बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर सीबीआई ऑफिस को, कार्यालय को, पिछले जो उनके कागज पत्र उनको लॉक भी कर देती है तो अगला काम तो नहीं बंद हो जाएगा उसका। फिर ये कहते हैं जी हमारी पुलिस काम करेगी, अगर पुलिस ने काम ठीक ना किया तो हम नई एजेंसी से काम कराएंगे, तब तक तो इनकी सरकार ही चली जाएगी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। और अब तक इनकी पुलिस ने कितने घोटालों की जांच करी? शराब घोटाले की जांच हुई, रजिस्ट्री घोटाले की जांच हुई, किसी घोटाले की जांच क्या सार्वजनिक हुई अभी तक? वहीं की वहीं दबा दी गई
और अनिल विज जी ने जब शराब घोटाले की बात आई थी, एसटीआई का निर्माण करने की बात करी, उन्होंने एसटी निर्माण करी, उसकी जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, आज वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? ठीक है, उसका जवाब ले लेंगे, उसका जवाब ले लेंगे। लेकिन किसान नेता भी हमारे साथ है सतीश नंबरदार जी, जरा इनसे भी जान लेते हैं कि सतीश जी, आपने मानसून सत्र की कार्रवाई देखी विधानसभा की, आप लोगों को भी कोई उम्मीदें रही होंगी, क्या आप लोगों की उम्मीदें पूरी हुई या क्या चाह रहे थे आप इस मानसून सत्र के दौरान? आप लोग खालिद भाई, किसान तो सिर्फ एक ही बात चाहता है कि किसान के बच्चे को रोजगार मिले, लेकिन हरियाणा में ये जो खट्टर सरकार बैठी है, 28 पेपर आज तक वहां पर ब्रेक हो चुके हैं और हर एक पेपर में मेरे ख्याल से तो 8-10 करोड़ रुपया लोगों का खर्च होने का काम हुआ। इसका तो आज तक कोई अंदाजा नहीं। 8-10 करोड़ रुपया तो सरकार में एक पेपर का जमा हुआ है, ये हजारों करोड़ का मामला है। और हर बच्चा 500 रुपये जो टेस्ट देने के लिए जाने आने का सिस्टम बनाया, तैयारी करी, ये पूरे का पूरा ये सरकार पूरी की पूरी उद्योगपतियों के हाथों में खेल रही है और इनका हर एक सिस्टम उद्योगपतियों से बिका हुआ है। किस तरह कौन सा पेपर कैसे बेचना, ये खुद डरते हैं सीबीआई जांच से। और आज जैसे इन्होंने हमेशा किसानों के पीछे लगना, क्योंकि इसमें भी भूमि अधिग्रहण बिल का इन्होंने समावेश करने की कोशिश करी। हर चीज में ये पूरी की पूरी सरकार उद्योगपतियों के हाथों में खिलौना है, न ये वहां से सारा। यानी भूमि अर्जन पुनर्वासन विधेयक पास जो हुआ उस पर आपत्ति है आपको, उसको लेकर दिक्कत है? जो आज भूमि अर्जन पुनर्वासन विधेयक पास हुआ है उस पर लेकर आपको आपत्ति है? बिल्कुल। क्या दिक्कत है उसमें? उसमें दिक्कत यही है जो पिछली सरकारों ने बना रखा था, 80% लोगों की सहमति से एक्वायरमेंट होगी, ये तो 80% की दिक्कत में है ना, क्योंकि इन्होंने खुद केंद्र सरकार भी 3 ऑर्डिनेंस लेकर आने का काम किया था, उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। तो अभी स्टेट लेवल पे और ये 3 काले कानून लाकर किसानों पे थोपने का काम कर रहे हैं और ये भूमि के पीछे पूरी तरह लगे होने का काम है। ठीक, क्योंकि हर किसान आज इस पे नहीं रुकने वाला समाज इकट्ठा है। योगेश कौशिक जी, आपने पूरे मानसून सत्र को देखा विधानसभा की, क्या आपको इस दौरान ऐसा लगा कि जो जनता की आवाज है वो वहां नहीं उठ पाई, या विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो वहां नहीं कर पाई और सत्ता पक्ष हावी रहा? नहीं, देखिए क्या लगा पूरे इस मानसून सत्र के दौरान? कौन हावी रहा कौन हावी नहीं रहा, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी थी कि वो उसको सही तरीके से चला पाए। सत्र की अवधि भी छोटी रही, सत्र की अवधि भी छोटी है। तो मैं बीजेपी को इस मामले में तो अपना एक विजेता मानता हूं कि उन्होंने उस सत्र को पूरा का पूरा चलाया, कोई हंगामा करके बाहर नहीं गए, जो भी वार्तालाप हुआ वो हुए। और उसमें जो इन्होंने कांग्रेस की जो बातें हैं उनमें से कुछ बातें, क्या मुझे लगता है उनकी बातें काफी सारी जायज हैं, जिनके जवाब वाकई जो आ रहे हैं। ओमकार जी ने जो कहा मैं उनसे सहमत हूं 100/100 कि जो जवाब दिए गए हैं वो बड़े ही अजीब जवाब हैं। उन जवाबों का मतलब आप वहां बैठे हैं, वाकई जब आप सारी की सारी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाएगी तो आपकी सरकार के पास किस किस के पास पावर है कि पेपर लीक का मामला सारा का सारा आप सॉल्व कर लेंगे। और ये भी सच है कि अभी तक कई घोटाले जो भी कहे गए हैं या नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, उनकी जो रिपोर्ट्स की बातें हो रही हैं वो रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। और मैं हरियाणा की बात नहीं करता, ये मैं हर जगह की बात करता हूं। अभी जैसे कांग्रेस ने कहा कि भाई हमारे साथ बदतमीजी की गई, अरे आपके साथ तो कुछ भी नहीं किया गया। बिहार के अंदर तो पिटाई की गई और अभी राज्यसभा के अंदर तो पिटाई की गई। तो आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि आपके साथ कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। आप लोगों को मेंटली तैयार रहना चाहिए। जब तक आप अपोजिशन को बहुत मजबूत नहीं करेंगे, सारी अपोजिशन को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, तो ये घटनाएं होंगी, होती रहेंगी। अब इसको लोकतंत्र का एक हिस्सा मान लें या तो हम कि भी लोकतंत्र में जिसके पास पावर है वो अपने इस पावर को इस्तेमाल करेगा। वरना मैं बीजेपी की तो ये जीत मानता हूं कि उन्होंने सत्र को सही ढंग से पूरा का पूरा निकाल दिया। और ओमकार जी की बात 100/100 ठीक है कि जो सफाइयां दी गई हैं क्वेश्चंस भी, वो मतलब बिल्कुल भी लॉजिकल या कंफर्म्ड नहीं है कि, वरना खट्टर जी की छवि बहुत ईमानदार की छवि है, उनपे किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो खट्टर जी जो भी बात बोलते हैं वो ईमानदारी की तो नजर आती है, पर ईमानदारी में जो जवाबदेही है, कोई ना कोई तो आंसरेबल है ना,
कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल है ना उस चीज के लिए। ठीक है, हाँ, तो वहीं से शुरू करते हैं। यहां पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये आपको दिखाएंगे कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब सीएम मनोहर लाल बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो क्या कुछ कहा। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सदन की कार्यवाही पूरी होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको दिखा देते हैं। नकल को रोकने के लिए ये कानून हम लेकर के आए हैं। बहुत प्रदेशों ने बना रखा है और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर एक प्रकार से लीक हो जाता है। बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्जाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी न किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सजा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे। मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि पुलिस इन 18-20 दिनों में ही उसके सोर्स तक पहुंच गई कि कहां से वो लीक हुआ था। जम्मू में एक प्रेस मिली है क्योंकि 2 जगह से वो प्रिंट हुआ, तो एक उसमें जम्मू है। तो जम्मू का जो लीकेज हुआ वहां से वो पेन ड्राइव निकली, जिसने पेन ड्राइव निकाली है बाहर वो भी पकड़ा गया है। उसने 5 लाख रुपए में दूसरे आदमी को दी, उसने आगे 10 लाख में दी, उसने आगे तीसरे को 20 लाख में दी। वो पहुंचते पहुंचते वो पेन ड्राइव हरियाणा में 1 करोड़ रुपए तक जाके बिकी है। और ये एक गैंग है पूरा, जिसके अंदर हमने 26 या 28 लोग गिरफ्तार किए हैं। हमने उनको ये कहा कि आप हमारे ऊपर उंगलियां ना उठाइए, और मैंने तो एक शेर भी पढ़ के सुनाया कि वो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, वो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, तोहफे में उनको आईना दीजिए। अर्थात उनको अपना आईना, ये शक्ल उसको देखनी चाहिए हमारे किरदार पर उंगलियां उठाने से पहले। तो बड़ा दुख है इस बात का कि कोविड जैसी महामारी पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वास्तव में ये विषय ऐसा है जो सबको मिल करके इस महामारी से में से पार होना चाहिए, पार लगना चाहिए। लेकिन इसमें भी इन्होंने जो कल राजनीतिक वक्तव्य दिए वो कोई बहुत अच्छे नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से लोगों की जो मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ हरियाणा में किसी भी मृत्यु का कारण कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर कुछ मृत्यु हुई है तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स वहां की जो लापरवाही है डॉक्टर्स की, वहां के स्टाफ की। सारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित गौड़ जी कांग्रेस प्रवक्ता है। सर, जिस तरह से अभी सीएम मनोहर लाल ने कहा, बाइट आपको सुनवाई हमने, कि आप जिस पे उंगलियां उठाते हो तो कम से कम अपना भी किरदार देखना चाहिए। क्या कोविड पर कांग्रेस सियासत कर रही है? देखिए, ये तो वो वाली बात होगी कि चोरी और सीना चोरी जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए, अमाउंट तक बता दी गई, इतने लाख का बिका, उतने लाख तक का बिका। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी सरकार के, इनके सिस्टम के अधिकारी उसमें लिप्त हैं और वो प्योरली एंड सोलली बीजेपी के नेताओं की शह पे ये दुष्कार्य किया। और ऊपर से आप, और अभी आपने कोविड को लेकर कहा मेरे से, कोविड के फेलियर्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं एक आपके माध्यम से मुख्यमंत्री खट्टर जी से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि दिल पे हाथ रख के, जैसे उन्होंने अपनी और अपनी सरकार की गलती मानी है ये पेपर लीक होने पे, ठीक उसी प्रकार अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे कि क्या कोविड में देश जो है, प्रदेश की सरकार पूरी तरह से ठीक है। ओंकार सिंह जी, सवाल यह है कि जिस तरह से अभी बयान भी सामने आया, और सवाल यह है कि विपक्ष जो है सरकार पर उंगली उठा रहा है लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं देख रहा है। ओंकार सिंह जी। खाली जी, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे को 5 मिनट का समय जरूर देना इस बार, जल्दी से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और भी लोग हैं जाती हैं। और भी लोग जो विधानसभा है, विधानसभा में
प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व भेजता है ताकि उसकी समस्याएं उठाई जाएं। कांग्रेस बहुत सी समस्याएं उठाने में फेल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनगिनत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में रजिस्ट्री की है। कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहता है, उसको 1 महीने से 2 महीने तक लग जाता है। पहले प्रॉपर्टी आईडी बनाता है, फिर कमेटी में म्यूटेशन कराता है, फिर एनडीसी लेता है, फिर उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करवाता है, 2 पोर्टल पे चढ़वाता है। पूरी कार्रवाई में 2 महीने लग जाते हैं। आप इसको भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा हाउस टैक्स के इतने बड़े बिल सरकार दे रही है। ये जो विधानसभा के सत्र होते हैं, इसमें आम आदमी की समस्या उठनी बहुत जरूरी है। सिर्फ पेपर लीक और ऑक्सीजन 2 समस्या नहीं है, बेरोजगारी की समस्या है। पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम 2024 तक बेरोजगारी मुक्त कर देंगे हरियाणा को। ऐसा कौन सा मंत्र मारेंगे, कैसे करेंगे? कोई इनके पास है अपना आइडिया है, कोई योजना है इनके पास? जहां तक पेपर लीक का मामला है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने नकल पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया। मैं बहुत कहता हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा। पेपर लीक होना और नकल करवाना, ये दोनों अलग अलग इश्यू हैं। पेपर लीक तब होता है, नकल तो बाद में होएगी। अगर पेपर लीक में कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट के तार जुड़े हैं, तो मेरा ये मानना है कि इसमें सीबीआई जांच बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप आते हैं ऑक्सीजन से कोई भी मृत्यु नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वे हरियाणा में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन से नहीं हुई। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण थोड़ा सा गलत है, लेकिन प्लीज इसका देना जरूरी है। शब्दों का मर्यादा जरूर रखेंगे। चक्कू मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है हार्ट फेल होने से, तो वो कहेगा भी मेरे चक्कू मारने से तो मृत्यु हुई नहीं, इसका तो हार्ट फेल हुआ तो मृत्यु हुई, खून निकल गया तो मृत्यु हुई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो देखना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के करके हरियाणा में बहुत मृत्यु हुई है, ये मानने वाली बात है। और मुख्यमंत्री जी ये माने और आगे से ऐसी दिक्कत ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर क्या किया कांग्रेस ने? कुछ भी नहीं किया। 3 कृषि बिल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ लीपा पोती करके टाइम पास किया और बीजेपी ने टाइम पास करवाया। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। महंगाई का मुद्दा, कोरोना मृत्यु का मुद्दा, और जो इन्होंने 5 किलो अनाज का एक बैग दिया, उसके ऊपर बड़ी बड़ी फोटो में इन्होंने नेताओं की लगा दी। तो मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहूंगा अपने रमन मलिक भाई जी से कि वो बैग कितने का है और उसमें अनाज कितने का था। ये बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के विधानसभा में उठने जरूरी हैं, लेकिन कांग्रेस इन सभी मुद्दों को उठाने में मेरे हिसाब से बिल्कुल फेल साबित हुई है। रमन मलिक जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? सर, जो सवाल उठाए हैं ओंकार सिंह ने, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें इसका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिनकी पूरी विरासत और रियासत दोनों पब्लिक का खून चूस के उनके ऊपर ग्रीन ब्रिगेड का कहर ढाके बनी हो, आज की बात कीजिए, बात को घुमाइए ना। जिस ओंकार सिंह जी, बात सुन लीजिए। थैले के अंदर अनाज कितने का था? देखिए, ये आदत है आप लोगों की। ओंकार सिंह जी, एक एक करके ओंकार सिंह जी, दिक्कत है। ओंकार सिंह जी, ठीक है। रमन सिंह जी, मुद्दे पे आइए सर। रमन मलिक जी, तो ये चाहते हो कि दूसरा सुने और दूसरे के बारे में आपने बीच में तीखा टिप्पणी करनी है। अगर मैं अब से शुरू हो गया तो ओंकार सिंह बोल कोई नहीं पाएगा इस पूरे। ठीक है सर, बोलिए, आप बोलिए, आप बात रखिए। रमन जी, बात रखिए। अजी ये धमकियां देनी बंद कीजिए, ये बीजेपी वाले बकवास बंद करेगा भाई। ओंकार सिंह जी, प्लीज एक एक करके। अरे भाई, बोलने की तो तमीज सीख लो। पूरा हरियाणा आप लोग टाइम किल न करें। ओंकार सिंह जी, आपने अपने बारे में पूरी तरह से अपनी बात रखी है, अब सुनिए, जवाब भी तो लीजिए। जब आपने सवाल उठाया है तो जवाब लीजिए जी। बोलिए रमन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अब मुद्दे पे ही रहिएगा सर। अब मुद्दे पे ही हूं कि जिनकी अपनी रियासत और विरासत दोनों के दोनों लोगों के खून चूस कर ग्रीन ब्रिगेड के माध्यम से बनी हो, वो हमारे कुछ आईना दिखाने लायक नहीं है। दूसरी चीज, ये बात आज जब कर रहे हैं तो मेरे को ये बताएं कि जो ये बात हो रही थी हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन की कमी की और इधर उधर बातें हो रही थी, तो कांग्रेस के जब नेता मिले थे जिनके पास सिलेंडरों का था, बहुत सारा अंबार लगा था, वो फरीदाबाद में पकड़े गए थे, तब ये सारे क्यों चुप थे? क्योंकि इनकी मिली भगत थी। तीसरी चीज, क्योंकि सरकार को बुरा दिखाना था, तब क्यों नहीं बोले थे ये इनेलो वाले? तब कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोले? ऑक्सीजन से मृत्यु की, अरे फाजूल की बात नहीं करो, अभी सुनो। कांग्रेस के नीरज शर्मा
अरे वो मीडिया लेके आपको सुनने में दिक्कत आती है ना, छापेमारी करवाई, इतनी क्यों जलन मच रही है साहब, इतनी जलन क्यों मच रही है ये बताओ। अरे इतनी जलन क्यों है भाई, सबसे सुनने में जलन आती है क्या? आपकी सरकार आपने आज तक आप एक ने 5,000 6,000 नौकरियां लगाई, दूसरे ने पूरे 10 साल के अंदर मुश्किल से 40,000 नौकरियां। आप उसकी आवाज दबाने का कुछ नहीं प्रयास करते। जिसने 80,000 लगाई हो आप उससे सवाल पूछते हो, और उसमें भी INLD और कांग्रेस ने अपने वकीलों के माध्यम से बार बार केस ठोके। क्या ये गलत है? आज वही जो INLD के वकील थे वो उठ के INLD से निकल के कहीं और गए, फिर वहां से कहीं और जाके फिर कांग्रेस में बैठ गए। क्या ये गलत है? नहीं है, ये सत्य है। और मैं आपसे आज पूछता हूं कि इस प्रदेश को लूट लूट के खाने वाले सारे के सारे, जिनके लिए जीजा जी का काम करना प्रभु की वाणी थी और प्रदेश की सरकार चलानी कोई और कहानी थी, तो वो क्या बोलेंगे? मुद्दे से भटक गए, इनको मुद्दे पे लेके आइए। मैं बार बार आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारा जो आज का जो बहस का मुद्दा है वो सेशन को लेकर है, और कहीं कहीं भटक जा रहे हैं आप लोग, मुद्दे से भटक जा रहे हैं। रमन सिंह जी, आप फिर कहेंगे कि बोलने का मौका नहीं दिया आपने, और मैं आपको कह रहा हूं कि मुद्दे पे जवाब आपको ये देना है कि आप सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऑक्सीजन से आप भी मानते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान प्रदेश में नहीं गई? सरकार तो मान ही रही है। जिसकी भी जान गई हो, जिसके परिजन की जान जाती, मेरे परिजनों की भी जान गई है, मेरे को पता है, और मेरे को पता है कि ये संवेदना का विषय है। मैं सुमित जी, अरे सुमित जी, आप लोग चाहते नहीं कि मुद्दे पे रहा जाए, चाहे बीजेपी कांग्रेस ही ले लो, आप लोग नहीं चाहते कि मुद्दे पे रहा जाए, जनता आप लोगों की बात समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप एक तरफ कांग्रेस है वो ये नहीं चाहती कि उसके जो विधानसभा जिस मुद्दों को नाकाम रही है, और बीच बीच में टपक रहे हैं आप लोग, ये कोई बात थोड़ी होती है। बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है रमन जी, जब बात क्लियर कर लेंगे, सुमित जी आप जवाब दीजिएगा, मौका मिलेगा आपको, लेकिन बोलने तो दीजिए। आप जिनके घरों में सर जल्दी से, सर वक्त की कमी है, ठीक है सतीश जी, सतीश जी अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हो, सतीश देख के आया करो। सबसे पहले तो मलिक साहब से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो इन्होंने सुमित जी प्लीज, सर ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट अ वे, ये कोई तरीका नहीं है बातचीत का, ऐसे नहीं होता है बहस। आप जिस मुद्दे पे आए हैं आपको जनता देख रही है कि आपने क्या क्या उनके हाथ के पास रखा है, तो इसलिए जवाब दे दीजिए। ठीक है भाजपा उस सरकार में सवाल देंगे, जवाब जब मिलना शुरू होता है तो रोना शुरू हो जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर प्लीज वही तो मंच की गरिमा को बनाए रखिए, आप लोग इसको ना तोड़े। बहुत ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मंच की गरिमा है ना बनाए रखें और एक एक करके बहस करें। सतीश जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद से आते हैं कौशिक जी के पास। तो मलिक साहब मैं आपसे यही बात पूछना चाहूंगा, जो ग्रीन ब्रिगेड बनी, आपने नाम लिया उसका, ग्रीन ब्रिगेड तो खुद आप उस सरकार में शामिल होते थे। और रही बात जो आप बोलते हैं बात के साथ आईने वाली बात, आईना तो लोगों ने उस पार्टी को दिखा दिया और उनको वापस भेजने का काम किया। और रही बात आज 28 पेपर, जो 28वां पेपर पकड़ा गया है लीकेज का, आज आपको इसमें कानून बनाने का सपना आया है, पहले ही पेपर में होना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए कानून? आप खुद आपके खुद मंत्री अगर आप कहेंगे, क्योंकि इसी बात से आप सीबीआई ना मेरे भाई सुनो, मेरे भाई सुनो, ओ भाई मेरे सुनो, बड़े भाई सुनो, रमन जी बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। पूरा किसान समाज और आप इससे डरते हैं इस बात से। ठीक है रमन जी सबका जवाब देंगे, लेकिन कौशिक जी आप जो देख रहे हैं किस तरह से तुतू में हो रहा है, जो बात रखनी चाहिए उसको बात सही से नहीं रखा जा रहा है। एक हो हंगामा करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टाइम किल करने की कोशिश हो रही है। जनता तक बात कैसे पहुंचेगी अगर इस तरह की बहस होगी? मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं, रमन मलिक जी और हम बहुत पुराने डिबेट में एक साथ बैठने वाले हैं। रमन जी बहुत ही शालीन हुआ करते थे, पता नहीं आज गुस्से में क्यों आए हुए हैं। अब मैं 2-4 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं। किसानों का जहां तक मुद्दा है, किसानों के बारे में सरकारों ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है
क्योंकि आम आदमी परेशान था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है जो हम इस मंच के माध्यम से कह चुके हैं, और हमने भी ये कहा था कि अगर वो किसान है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर वो नहीं है तो उनको उठा के भगाओ। सेम चीज 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है सरकार ने, ठीक है, ये तो किसानों का मुद्दा हो गया। अब बात करते हैं ये जो ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी है, रमन भाई मुझे ऐसा लगता है शायद फरीदाबाद से हैं, मैं इनको कंपनी का और बंदे का नाम बता देता हूं जिन्होंने घर घर सिलेंडर पहुंचवाए हैं। विजय अग्रवाल जी की कंपनी है ACE के नाम से, उन्होंने अपनी कंपनी बंद करके और ऑक्सीजन की जो उनके यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी वो फरीदाबाद में लोगों की बहुत मदद की है। मतलब मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, आप उनसे पता कर लीजिए क्या लोग मरने के कगार पे नहीं पहुंचे थे। और यहीं पे डिबेट में एक डॉक्टर बैठे हुए थे, वो डॉक्टर खुद कह रहे थे कि मेरे हॉस्पिटल में खुद में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर जो है उन्हीं से पूछो कि ये मरे हैं या नहीं मरे हैं। मरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस पे भी इस पे अगर इस पे भी अगर 2-3 हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन दिलवाया, मुझे पता है कैसे अगर हम इस पे भी संवेदनशील नहीं होते हैं तो हमें थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगना चाहिए। सर एक सेकंड सर प्लीज, मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, ये हालात ऐसे थे, आप उसमें नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप मान तो लीजिए कम से कम, क्योंकि ऐसे एकदम अगर हालात हो जाएंगे जैसे पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है गुड़गांव के अंदर, तो नहीं कंट्रोल होते। तो आप कहिए कि भाई अगर एकदम ऐसा हो गया तो हम नहीं कर पाए, वी फील सॉरी फॉर इट। जनता कम से कम आपकी बातों पे विश्वास तो करे ना। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं उनका एक चेहरा ईमानदार सा नजर आता है, वो ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जी गलती हो गई, अगली बार आप बता दो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जल्दी से रमन जी जल्दी से। सर कौशिक जी, सबसे पहली बात, गुस्सा तब आता है जब आप कर्टसी दूसरे को देते हैं और दूसरा आपके साथ बदतमीजी करता है। ये डिबेट के मर्यादा नहीं है। बिल्कुल। दूसरे एक और चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक सिलेंडर की बात है, मैं गुड़गांव रहता हूं, फरीदा नहीं बात नहीं, और मैंने अपने आप दिलाए हैं लोगों को, लेकिन वहां प्रॉब्लम जो थी, सुनिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, अब बोलने दीजिए, शांति से सुनिए। कोरोना के विषय में, ऑक्सीजन की आपूर्ति के विषय में जब भी आप डिबेट करना चाहें मैं करने को तैयार हूं। और उस समय का फैक्ट यही था कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी शुरू में जिस तरीके से स्कैर्सिटी थी, उसके बाद वो अवेलेबिलिटी को ठीक कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हॉस्पिटल्स के पास अपने सिलेंडर होने चाहिए थे वो सिलेंडर उनके पास नहीं थे, लेकिन अवेलेबिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट्स में सब में थी, और ये एक रिकॉर्ड की बात है। अब अरे फसूल में बीच में बोल रहे हैं। खालिद जी ये क्या तरीका है? खालिद जी ये क्या तरीका है? झूठ बोल रहे हैं आप। सर आप लोगों को हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है, अब आप लोग खुद ही लड़ना चाहते हैं तो क्या करें? मैं तो ये कह रहा हूँ एक एक करके बोलिए, बोलने के लिए तैयार। एक आदमी बोलता है दूसरा उसमें फिर आ जाता है, जबकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौका आपको मिलेगा बोलने का। गोली खा के गोली खिलाएंगे आपको और आपकी सरकार को, आपके नेताओं को। ये जनता तैयार बैठी है। हरियाणा को गोली तो खिलाई थी भाई, ऐसी गोली देंगे, अरे मिठाई 10 साल तक गोली तो खिलाते रहे थे हरियाणा को। हरियाणा नंबर 1 की गोली खिलाए थी और हरियाणा नंबर 1 की लगा दी पहले। अरे हमारे को तो हमने अभी और 10 साल भी आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, चिंता मत करिए। ये जो आपकी भाषा और जो आपका तरीका है ना, ये किसी भी सभ्य डिबेट में बैठने लायक नहीं है भाई साहब। माफ करिएगा, आप किसी सभ्य डिबेट में बैठने लायक क्राइम दलितों के खिलाफ क्राइम। अगर यही मानसून सत्र के दौरान भी दिखाना चाहिए था। कृषि का मुद्दा आप लोगों ने जमकर नहीं उठाया, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया आप लोगों ने जम के, जिस तरह से उठाना चाहिए। सिर्फ एक पेपर लीक का मुद्दा उठाया जिस पर आज आप लोगों ने उठाया और हंगामा किया। बाकी जनता से जुड़ी कांग्रेस ने और कौन कौन से मुद्दे उठाए, खालिद जी वो भी तो रखिए बात। मैं बोल लूं खालिद जी, या मेरे को चुप ठीक है के लिए आज की डिबेट जो है बड़ी अजीब सी है। ठीक है रमन जी जल्दी से बात रखिए आप। देखिए हमने हर तरीके में मुद्दे से आप लोग भटक जा रहे हैं, यही दिक्कत है। बोलिए। जहां जहां कानून की आवश्यकता है, जहां जहां चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ये सरकार निरंतर रूप से कर रही है वो काम, और वो उसी समय करा जाता है जिस समय सदन में आएगा, और हमने वो करे हैं। हर चीज के अंदर जहां पे जिस चीज की परेशानी आ रही है उसके लिए जो उपयुक्त कानून चाहिए वो करें।
जहां तक रजिस्ट्री की बात उठाई गई थी, मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से एक गोरख धंधा सा चल रखा था रजिस्ट्रियां कराने और करने का और अवैध कॉलोनियां बनाने का, उसके ऊपर भी सरकार सख्त क्यों ना सरकार ने गोरख धंधा शब्द पे बैन लगा दिया है, तो मैं चाहूंगा कि इसका जरूर संज्ञान लिया जाए। यही कुछ बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन बात यही है, मांगनी चाहिए। ठीक है सर, हो गई बात। अब एक्चुअली बोलिए। बात यही है कि जिस प्रकार से ये लेन देन करके एक सिस्टम डेवलप करा हुआ था, उसको तोड़ने के लिए सरकार ने जो चीजें शुरू करी हैं, तो इसमें क्या गलत करा है कि आपको जो जमीन है वो कोई नकली आदमी ना बेच दे, उसके ऊपर अवैध काम ना हो, तो इसको रोकने का जिम्मेवारी भी सरकार और चुने हुए नुमाइंदों की है ना। बिल्कुल। तो कल को अगर चुने हुए नुमाइंदे इसको शह देंगे तो क्या होगा। ठीक है सर, आपके पास लास्ट में आएंगे। ओंकार सिंह, लास्ट कमेंट जो अभी रमन जी ने कहा उस पर आप लास्ट कमेंट दीजिए और उसके बाद से फिर बाकी मेहमान के पास जाएंगे। जल्दी से सर। ये खाली जी, मेरी तो बेनती है कि इस विधानसभा सत्र में एक एजुकेशन का मुद्दा उठना चाहिए था। आज छोटे बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका नाम काट दिया जाता है, कोरोना की वजह से उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, और कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि कुछ अधिकारी मेरी नहीं सुनते। अगर अधिकारी गृह मंत्री की नहीं सुनते तो आम आदमी का क्या हाल होगा। कानून व्यवस्था भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार। मेरे भाई कह रहे थे रजिस्ट्रियों के मामले में हमने कानून की प्रक्रिया अच्छी करी, बहुत अच्छी बात, आप इसको और टाइट कर दीजिए। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में जरा किसी नगर निकाय विभाग में जाके देखिए, म्यूटेशन के 5 से लेकर 10,000 रुपए लग रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी बनाने में 10,000 रुपए लग रहे हैं, एनडीसी लेने के लिए 5-5 हजार रुपए लग रहे हैं, और तो और जब रजिस्ट्री करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उसके लिए भी 500 रुपए लग रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपने क्या कानून बनाया? आपने रजिस्ट्री प्रक्रिया को एक व्यक्ति जो एक दिन में रजिस्ट्री करना चाहता था, वक्त की कमी है। सतीश जी हम आएंगे। रमन जी आपके पास लास्ट में सबका जवाब लेंगे। मैं रमन भाई से लास्ट कमेंट पूछना चाहूंगा, अगर इन्होंने क्या 7 साल का पहले 5 साल ही नहीं है, ये भ्रष्टाचार में गुजार गए। अगर ये 2 साल अब इनको होने को आगे, आज 7 साल में इस बात का एहसास हुआ अगर रजिस्ट्रियों में घोटाला होने का काम होता है। ये जो बोल रहे हैं कच्ची कॉलोनियां कट रही हैं, आज तक आपने इसका विश्लेषण किया क्यों कट रही है? आपने आज तक लाल डोरा बढ़ाने का काम किया, आज 7 साल होने को आगे। योगेश कौशिक जी लास्ट कमेंट। एक्चुअली देखिए, ये विधानसभा के बारे में था पर वो डाइवर्ट होके कहीं और चला गया। पर आज की डिबेट में मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जो इतनी गर्मा गर्मी हुई, जो कि नहीं होती है अक्सर। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक बिल ऐसा पास हुआ है जिसमें कई शब्दों को बैन किया गया है, जिसमें पप्पू भी है, फेंकू भी है। मुझे लगता है कुछ दिनों में जीजा जी भी बैन हो जाएंगे, कुछ दिनों में तो ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। हमें लॉजिक पे बात करनी चाहिए। हमें नहीं, मैं कह रहा हूं जो अपने मलिक जी हैं बड़े लॉजिक पे बात करने वाले हैं, आज पता नहीं क्यों गुस्सा कर गए। ठीक है सुमित जी लास्ट कमेंट। सर देखिए, आज आप तहसील में जाइए, कहीं भी जाइए, ये अमाउंट तो कम बताया गया है, इससे कई गुना वसूला जा रहा है। किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई फाइल में कमी बता के जनता के, एक तो जनता वैसे ही कोरोना की त्रासदी से दबी बनी है, बेरोजगारी से दबी हुई है, महंगाई से दबी हुई है, और ऊपर से इस निकम्मी नाकारा खटारा सरकार का ये भ्रष्टाचार। संयम जरूर रखें शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जनता की नींदें उड़ा के रखी प्लीज। ठीक है आपकी बात पूरी हो गई। जल्दी से रमन जी लास्ट कमेंट। देखिए, जहां कोई बात आती है कि अगर जैसे कौशिक जी ने बोला, तो मैं तो ये मानता हूं कि डिबेट एक संयम से होनी चाहिए। अब कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी आता है, और वो अलग बात है कि कीचड़ में कमल उगता है। सर सच बोलोगे, झूठ बोलोगे तुरंत जवाब दूंगा। अरे यार क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, ये खाली सर ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है, आप लोग मुद्दे पे लग रहा है आना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं डिबेट को एक तरह से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। रमन जी 10 सेकंड में लास्ट कमेंट है, वक्त की कमी है सर, जल्दी से। हमने हर वो काम करा है जो प्रदेश के लिए अच्छा है। अगर इनके पास कोई भी साक्ष्य हो
जो सत्यापित हो सके। मैं इन सारों को चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी जगह पे सरकार को गलत दिखा दो। ठीक है सर, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आज जिस तरह से सत्र के आखिरी दिन पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ और कांग्रेस इस मसले पर सीबीआई जांच की मांग करती रही, लेकिन सरकार ने इस मांग से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर पुलिस इस मामले की जड़ तक नहीं पहुंचेगी तो फिर हायर लेवल इस मामले में जांच कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सत्र छोटा होने की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठाती हुई नजर आई। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।